फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी मंथन। तो मैंने सोचा कि आज कोई वीडियो मैंने अपलोड की नहीं है और मैंने अभी यूपीएससी मतलब उससे रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई है। आज पढ़ने पे ही ध्यान था ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं आज। तो मैंने क्लास 8 का जो है ज्योग्राफी का 5th चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन को लिया है। इसको हम उल्टे से स्टार्ट कर लेंगे, मतलब पहले 5th फिर 4th ऐसे करके, ठीक है, ताकि क्योंकि एग्रीकल्चर का आधा चैप्टर करवा दिया था ना मैंने, तो इसीलिए मैं उल्टे से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक, वैसे तो पढ़ लिया होगा, एक रिवीजन की तरह मान लो उसको। चलो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मानव संसाधन होता है, सबसे पहले जो मानव है, मानव तो है, लेकिन मानव क्या होता है? कार्यशील होना चाहिए हमेशा। क्या होता है? कार्यशील। जब तक वह कार्यशील नहीं होगा तब तक वह संसाधन कैसे बनेगा एक तरीके से, ठीक है। यानी सिंपल वे है कि कोई इंसान जो है घर पे बैठा है और वो कुछ कर नहीं रहा है, यानी कि जॉब या फिर घर पे बैठ के कुछ काम नहीं कर रहा है, यानी कि कोई बिजनेस, तो वो ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत कैसे आएगा, ठीक है। तो कोई भी कार्य जो देश को जो है कैपिटल दे, दो देश को, हमको क्या बोलते हैं, अर्न दे, देश के लिए, देश में जो भी गतिविधियाँ करे उसमें देश का फ़ायदा हो, तब तक वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहलाता है, मानव संसाधन नहीं कहलाता है, ठीक है। ये इसकी सिंपल भाषा। अब है, लोग एक ही राष्ट्र में सबसे बड़े संसाधन होते हैं, यानी कि कोई भी संसाधन है, सबसे बड़ा संसाधन जो होते हैं वो उस देश की जनता होती है, देश के लोग होते हैं, ठीक है। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं, यानी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लोगों को जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ इन द सेंस हम कह सकते हैं कि वो कार्य नहीं करेंगे। कैसा कार्य? नौकरी पेशा कार्य, कोई बिजनेस नहीं करेंगे, कोई एग्रीकल्चर विनिर्माण नहीं करेंगे, तब तक वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से, ठीक है, उनकी जो नीड है और उनकी जो एबिलिटी है उससे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। यानी अगर किसी इंसान में बहुत अच्छी योग्यताएं हैं, कोई इंसान मतलब बहुत अच्छा जो है, अगर मान लो कोई क्रिकेटर है, तो वो जो आपका क्रिकेटर है, वो क्रिकेटर अपने राष्ट्र के लिए कुछ तो कर रहा है, इसलिए वो मानव संसाधन कहलाएगा, ठीक है। और उसके अंतिम संसाधन में स्वस्थ, शिक्षित, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। बिल्कुल सभी जो मानव हैं उसमें जो लिंग है, आयु है और शैक्षिक स्तर भी सबका अलग अलग होता है। कोई 12th पास होता है, कोई बीए होता है, कोई बीएससी होता है, कोई बीकॉम होता है, कोई जो है बीए ऑनर्स होता है, कोई बीएससी ऑनर्स होता है, कोई एमए होता है, कोई एमएससी होता है, कोई पीएचडी होता है, कोई बीएड होता है, और कोई जो है मतलब शिक्षा के स्तर पे सब में अलग अलग होती है। कोई आईआईटी में पढ़ता है, कोई सिंपली कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है। और आयु यानी ईयर में भी बच्चे जो है, मैंने मृत्यु दर जन्म दर समझाया था, तो नए मानव आते भी हैं और जाते भी, और जो पुराने हैं जिनकी एज हो चुकी है वो जाते भी हैं। एक दूसरे से भिन्न है, उनकी संख्या और उनके लक्षण भी बदलते रहते हैं। जैसे कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। जो मेरा विद्यालय है उसमें 500 बच्चे पढ़ते हैं, 500 स्टूडेंट्स, और मेरे गांव में 1000 लोग रहते हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग रहते होंगे? मेरे कक्षा में 30 बच्चे पढ़ते हैं, विश्व में 6.6 अरब लोग रहते हैं। 1 अरब में कितने शून्य हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? एक मैंने जनसंख्या वाला करवा रखा है चैप्टर कल। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक और गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल योग्यता को प्रोत्साहन करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल योजना एक ऐसी योजना है जिसमें मानवों के जो विभिन्न कौशल हैं उनको बाहर निकालना है, उसको आंतरिक रूप से रहते हैं उनको बाह्य रूप से भी बाहर निकालना है। और 2016 से 2020 तक इसका प्रशिक्षण कार्य होता है। इस योजना में गुणवत्ता ये सब प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। रोजगार योग्य कौशल, उसमें कौशल पता चलती है किसकी क्या क्या कौशल हैं। ठीक है, जनसंख्या वितरण। ठीक है, पर हमने पढ़ा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जनसंख्या का वितरण, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा, मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने कल जनसंख्या पढ़ाया है, तो इससे हमको बहुत अच्छे से और समझ आ जाएगा। जनसंख्या का वितरण भूपृष्ठ पर जिसने कल की वीडियो देखी हो देख लेना। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहा जा सकता है। ठीक है, भूपृष्ठ पर यानी कि ये दिख रहा है ना, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप माना जाता है। विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ से लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। यानी कि जो विश्व है जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ से लगभग 30% भाग निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत समान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे हैं। कुछ क्षेत्र बहुत घने हैं और कुछ बहुत ज़्यादा विरल हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। घने बसे क्षेत्र कौन कौन से हैं? एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी अमेरिका। देखो यहाँ पे बता देती हूँ, मान लो ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका ये है, और ये एशिया का भाग है। ठीक है, ये हो गया एशिया, ये भारत, यहाँ पे और भी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है फिर से बता देती हूँ, ये है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये है एशिया का भाग, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब इसको बाहर दो ऐसे, अब पता चल जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो अब ये है पूरब, पश्चिम, उत्तर और नीचे वाला है दक्षिण। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया कहाँ होगा? यहाँ दक्षिण पूर्वी एशिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, इसको मिटा देते 1 मिनट। ये नीचे वाला हिस्सा दक्षिण पूर्वी एशिया है। तो नीचे वाला हिस्सा जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप के उत्तर पूर्वी अमेरिका। उत्तर पूर्व कहाँ हो गया? ये, इसको भी बांटो अब इसमें। इसको भी बांटेंगे, इनको भी बांट दो अंदर से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से अंदर भी बांट सकते हैं। तो ये बोले उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका। उत्तर पूर्वी कौन सा हो गया? ये वाला हिस्सा। उत्तर पूर्वी अमेरिका ये वाला हिस्सा है। और उत्तर पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं ये सब, जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों और विषुवतीय पर्वतों के क्षेत्र में बहुत कम होते हैं। आई थिंक आपको समझ नहीं आया, फिर से एक बार करते हैं। ठीक है, तो कोई अगर अब देखो, ये है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इनको बांट देती हूँ। ठीक है, ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। अब इसको हम अंदर से भी बांट सकते हैं इस तरीके से। इसको ये है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
इसको भी बांट सकते हैं ऐसे 4 भागों में। तो अंदर भी उत्तर पूर्व दक्षिण होता है। जैसे हम अभी कहीं पे बैठे ना, तो हमारे भी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एशिया के दक्षिण पश्चिम दक्षिण ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला और ये वाला नीचे वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, ये हिस्सा बहुत मतलब घना बताया गया है इसको, ठीक है। घने बसे क्षेत्र है, देखो आप समझ आ गया होगा आपको। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों उष्ण कटिबंध, मतलब यहाँ बहुत उच्च अक्षांश है। अब एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इतना बेसिक आना चाहिए कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं, मरुस्थल क्या होते हैं, उच्च पर्वत विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त उत्तर में बहुत अधिक रहता है। ये बात याद रख लेना कि दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं विषुवत वृत्त के। विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, ठीक है। तो विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों भारत और अफ्रीका में रहते हैं और 60% 10 देशों में रहते हैं। यहाँ अभी क्षेत्र की नहीं, लोगों की बात कर रही है कि लोग कितने रहते हैं। तो 60% 10 देशों में रहते हैं और कुल जनसंख्या का 3/4 3/4 3/4 जो है 3/4 वो जो अफ्रीका और भारत में ही रहते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, एक मिनट शायद मुझसे अच्छा ये बॉक्स मुझे लगा छूट गया। अब यहाँ पे देखिए, ओके, देखो यहाँ पे तो चीन का तो दे ही रखा है, ये वाला चीन का, लेकिन याद रखना अभी 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन हम जो है अब पहले नंबर पे ही होंगे जनसंख्या के, ठीक है। वो मैंने सैम्पलिंग रिपोर्ट पढ़ाई थी ना, सैम्पल रजिस्ट्रार रिपोर्ट 2025 इसी बार की, क्या है वो, सैम्पल रजिस्ट्रार रिपोर्ट 2025 पढ़ाई थी मैंने कल ही जनसंख्या के अंदर, ठीक है। तो उसमें कहा गया कि भारत की जो आपकी क्या बोलते हैं स्थापन्य स्तर है वो कितनी हो चुकी है, 2.0 हो चुकी है, ऐसा कुछ था। 1.9 से 2.0 के तहत, तो वीडियो देख लेना आप, ठीक है, वो मैंने बहुत अच्छे से बनाई है। तो यहाँ पे देखो जनसंख्या के हिसाब से लोग कितने रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या में किस महाद्वीप में निम्न अनुसार केवल 5%, ये आप इसमें से देख सकते हो चार्ट में, जो मतलब चार्ट के हिसाब से है। फिर है, क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व 382, 382, देखो 2 के बाद आता है 3, उल्टे से 2 3 और 2 चक्को 8 होता है ना, तो 2, तो 382 जन घनत्व है, औसत घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वालों को, यानी ये जो एरिया है इस क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, एक इकाई क्षेत्र में, दूसरी इकाई क्षेत्र, तीसरी, तो एक इकाई क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, कितने लोग रहते हैं वहाँ पे, उनको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या का घनत्व होता है सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया, जिसमें पश्चिम पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में ही है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारक, स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वतों पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। बिल्कुल, इसको तो सामान्य रूप से लीजिए कि कोई भी लोग जो है मैदानी क्षेत्र में ही रहना चाहिए, पठार और पहाड़ों में नहीं रहना चाहिएगा, क्योंकि जो शहर में होता है वहाँ विनिर्माण, खेती और क्रियाएँ बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे घने बसे क्षेत्र हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स, हिमालय जैसे पर्वत विरल
बसे हुए हैं। ठीक है, तो गंगा के मैदान में सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं एंडीज, आल्प्स, हिमालय क्षेत्र, पर्वतीय विरल बसे हैं। ठीक है, यहाँ मतलब इसी मैदानी क्षेत्र में ही ज़्यादा बसे हैं। ठीक है, स्थलाकृति बहुत महत्वपूर्ण रखती है। मतलब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण हैं। जो मतलब कितनी जनसंख्या कहाँ रहती है, हर क्षेत्र में जनसंख्या, जो लोग होंगे उनकी संख्या अलग अलग होती है। तो स्थलाकृति बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोग ज़्यादातर मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। गंगा के मैदान हो गया, वो बहुत ज़्यादा घने बसे क्षेत्र हैं, लेकिन अल्पस, हिमालय, एंडीज विरल है। जलवायु भी मायने रखती है कि कहाँ की जलवायु कैसी है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडे, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। याद रख लो, अत्यधिक ठंडी जगह, अत्यधिक गर्म जगह, सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा, अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं, क्योंकि हमको अपने अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। मृदा, मिट्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये है भारत। ठीक है, इसको मानते हैं, ये रहा भारत। और इस भारत में जो है गंगा, यहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र इधर से बहती है ना, ब्रह्मपुत्र। चीन में हवांग ही, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हैं। ठीक है, चीन में हवांग ही ऐसे हवांग ही, और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं। लोग उन क्षेत्रों में रहने को जहाँ पे अलवणीय यानी कि नमक वाला जल नहीं होगा, और विश्व की नदी घाटों में घने बसे क्षेत्र, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या है। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों के लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। तो जो है जलवायु को जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए स्थलाकृति, जलवायु और क्या थे, मृदा, खनिज, जल। ठीक है, ये तो हमारी मूलभूत आवश्यकता ही है, उसी के बारे में याद कर रहे हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। आर्थिक कारक जो है औद्योगिक रोजगार के अवसर, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों में आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। जापान का ओसाका और मुंबई भारत का ओसाका। सांस्कृतिक आर्थिक कारक, सामाजिक आर्थिक कारक। सांस्कृतिक कारक क्या है, ये अन्य कारक होते हैं। धर्म, सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोग आकर्षित, वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, इसके कुछ उदाहरण हैं। जापान का ओसाका और भारत का मुंबई आर्थिक कारक है। सांस्कृतिक, सामाजिक, अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र, अत्यधिक बसे, उदाहरण के लिए पुणे। जीवन प्रत्याशा क्या होती है, जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। जीवन प्रत्याशा है कि यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति जीवित रहने की आशा की जा सकती है। याद करो इसको। तो जीवन प्रत्याशा है कि यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्तियों के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। जीवन प्रत्याशा है यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की, औसत व्यक्ति की, याद करो, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति की जीवित रहने की आशा की जाती है। ठीक है, तो कौन व्यक्ति कितना जिया है, यह उस ईयर का जो है डाटा निकालता है औसत व्यक्ति में जो जीवित रहने की आशा रखते हैं, कि जीवित रहने की आशा की जाती है। जनसंख्या परिवर्तन से अच्छा वही चैप्टर मैंने उठा लिया क्योंकि हमने कल ही जनसंख्या पे बात की है PYQ के थ्रू पूरा डिटेल में। ये और भी डिटेल में ज्योग्राफी में भी हो रहा है। जलवायु, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। जनसंख्या परिवर्तन निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या पर, विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसे चित्र में दिखाया गया है।
देखिए इस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। पहले 100 मिलियन, 170, 265, फिर 400, इस तरीके से धीरे 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 करके फिर इतनी बढ़ गई है। तो देखिए जनसंख्या का पैरामीटर कितना बढ़ रहा है। मतलब ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। मानव इतिहास में ये मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, मेरी प्रीवियस ईयर वीडियो जरूर देखना, फिर ये और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, सभी लोग पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है, किसान सभी लोगों का भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 की विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 40 वर्ष की अवधि में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। पहले कितनी थी? 1 अरब, 3 अरब, फिर 6 अरब। मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति, औषधियों के कारण मृत्यु दर में कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। जन्मों के साधारणतः जन्म दर आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित संख्या, ये मैंने कल समझा दिया है। मृत्यु दर को 1000 व्यक्ति मृतकों की संख्या है। इसे मैं इसको मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि कल ही जो है मैंने इस पर वीडियो बनाई है, उसे देख लेना, ठीक है। तो उसको दोबारा दोहराने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों आने जाने का प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ये भी मैंने कर बढ़ा दिया है PYQ में, मतलब यहीं से क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना, जनसंख्या वृद्धि। अगर मृत्यु दर जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, मृत्यु दर में कमी आ रही है, तो वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि होगी। अगर जन्म दर मृत्यु दर समान होंगे, इक्वल होंगे, तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। और जनसंख्या में कमी, यानी मृत्यु दर अगर ज़्यादा हो जाएंगे, जन्म दर कम, तो जनसंख्या में कमी आएगी। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिसमें जनसंख्या का आकार परिवर्तन होता है। अप्रवास, जब व्यक्ति नए देश में जाता है, अप्रवास कहलाता है। उत्प्रवास, जब व्यक्ति एक व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, ठीक है। अप्रवास क्या होता है? एक नए देश में जाता है। और उत्प्रवास है जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। प्रवास एक अन्य कारण है जिसमें जनसंख्या आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवास वह लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवास वे लोग जो देश में आते हैं। उत्प्रवास देश को छोड़ते हैं और अप्रवास में देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश में एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। सूडान देश में और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। बिल्कुल, जहाँ पे आर्थिक सुविधाएं ज़्यादा देखने को मिलेगी, जहाँ पैसा मतलब दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरे को रिलाई मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, तो वहीं जाएगा इंसान, तो वो चले जाता है दूसरे देश में। और अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की, ये देखो ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। ये देखो मैं बताती हूँ। देखो अप्रवास और उत्प्रवास केवल एक देश से संबंधित, एक क्षेत्र से भी संबंधित है। हम इसको छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। मान लो ये एक क्षेत्र है, ठीक है, ये एक क्षेत्र है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले गए, ठीक हो गया। फिर ये क्षेत्र से आता है, क्षेत्र से के अलावा लगा लो, फिर स्टेट में लगा लीजिए। हम थे स्टेट में, स्टेट टू स्टेट, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। फिर एक कंट्री से, एक देश से दूसरे देश में जाना। और भी हो सकते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाना। तो छोटे स्तर से बड़े स्तर में सब में अप्लाई होता है। जहाँ पे हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, रोजगार, ये सब कुछ मिलेगा, तो उस वहाँ तो हम जाएंगे ही जाएंगे ना, ठीक है।
तो इससे उत्प्रवास अप्रवास किसी न किसी देश में चलते रहता है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती। कुछ देशों में जैसे केनिया में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। केनिया, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर क्षेत्र की उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में सुविधाओं के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिसमें वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूके में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद है। देखो ये मैप है। देखो पहले जो नीला वाला कलर है, यहाँ वाला अफ्रीका वाला है, ये अफ्रीका का क्षेत्र है जो ये, तो यहाँ पे जो नीला वाला है, ये वाला नीला वाला, ये अति उच्च है। 3% से अधिक प्राकृतिक वृद्धि जो है वार्षिक। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होता है? जिसमें मृत्यु दर और जन्म दर में अंतर हम जब करते हैं ना, जन्म दर और मृत्यु दर में कल बताया था, जिसमें हम अंतर करते हैं वही प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है। तो ये नीला वाला, ये वाला पोर्शन, जस्ट अ सेकेंड, Imagine an app that gives you 2000 years. नहीं हो जा रहा है, ठीक है। फिर ये जो आपको दिख रहा है सेकेंड वाला उच्च 2 से 2.9, आदर्श निम्न 0.9 से कम, 0 का हास है। तो ये आपको दिखेगा, ये जो हल्का सा पीला पीला आपको दिख रहा है ना, ये निम्न है। आदर्श जो हल्का हरा हरा है, ये देखो यहाँ पे ये तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सब। जनसंख्या संगठन। किसी देश संगठन क्या होता है? जनसंख्या संगठन किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर पर कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे 6 देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश में आर्थिक रूप से अधिक, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप में अधिक विकसित देश है, ठीक है। तो यानी कि जनसंख्या संगठन क्या है कि बांग्लादेश और जापान में, ये बांग्लादेश और जापान कहाँ है? बांग्लादेश और जापान देखो, ये रहा भारत का, वहीं पर होगा बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश और जापान में क्या है कि ये है घने बसे क्षेत्र, लेकिन जापान जो है आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानना आवश्यक है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर और स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय, आय के स्तर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों को इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने से सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं। जनसंख्या संगठन ये जानने का प्रयास करवाते हैं कि पुरुष और स्त्रियां कितनी हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार व्यवसाय में लगे हैं, उसकी आय का क्या स्तर है, उनकी स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। आयु लिंग पिरामिड, ठीक है। तो एक पिरामिड होता है जनसंख्या संगठन का, अगर संगठन का हमको अध्ययन करना तो एक जनसंख्या पिरामिड है, और वो जनसंख्या पिरामिड हमको आयु लिंग पिरामिड के नाम से भी उसे जाना जाता है। एक जनसंख्या पिरामिड कुछ जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित होता है, 5 से 9, 10 से 14। कुछ जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्री उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आधार जो आकार है उस विशेष देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में दिखाई गई है, और यह जन्म स्तर के दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्धि लोगों को 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है, मृत्युओं की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग, इसको मैं अच्छे से बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो जनसंख्या पिरामिड है ना, इसको समझो अच्छे से कि ये उदाहरण के लिए 5 से 9, 10 से 14, 14 से 20 ऐसे करके दर्शा देते हैं। कुछ जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों के प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों को उपविभाजित कर देती हैं कि स्त्री कितनी और पुरुष कितने हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है।
बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, में दिखाई गई है। यह जन्म के स्तर को दर्शाती है कि जन्म का स्तर कितना है। ऊपर का आकार वृद्धि लोग 65 से अधिक की संख्या दर्शाता है, मृतकों की संख्या में दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की जनसंख्या बताता है। युवा आश्रित लोग कितने हैं, वृद्ध लोग कितने हैं, आश्रित लोग जनसंख्या के अंतर्गत है, कार्यकारी आयु कितनी है, आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। देखो ये है एक पिरामिड, ठीक है, जनसंख्या पिरामिड। अब इससे समझो, ये जो जनसंख्या पिरामिड है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 4 ये आयु वर्ग है, 85 प्लस तक किया है, 0 से 85 प्लस, 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 30 से 24, 35 से, तो ये आयु वर्ग है। ये है पुरुष और ये स्त्री। अब देखो 0 को यहाँ लिया है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है, 10। अब देखो यहाँ पे ये त्रिभुजाकार बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है ये। तो ये एक जनसंख्या पिरामिड को हमको ये प्रतिशत है, हाँ, तो 6%, 2%। तो यहाँ पे देखो जैसे ये वाली लाइन देखो, ये लगभग बराबर ही लग रही है, ठीक है। दूसरा भी बराबर लग रहा है, तीसरा भी बराबर लग रहा है, ठीक है। तो ये सभी मतलब हमको दिखाई दे रहे हैं एक उससे, पुरुष और स्त्री को दिखाते हैं। मतलब 5 से 9 इतने पुरुष, इतनी स्त्री, ये देखो उसको वर्गीकृत कर दिया आयु में, स्त्री इतनी है और ये, ठीक है। ये देखो यहाँ भी बनाया है 7 केन्या का पिरामिड है, केन्या का, देखो किस प्रकार से बनाया गया केन्या का पिरामिड, ठीक है। जनसंख्या, एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिनमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के ऊंचे हैं, अर्थात बहुत चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। तो ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन इनमें से अत्यधिकतर मृत्यु शैशव काल में ही हो जाता है, और कुछ ही बड़े, शैशव काल क्या होता है, मतलब बचपन में ही, इसलिए वहाँ कुछ लोग मतलब शैशव ऐसा होती है जब बच्चे जन्म ले लेता है, इसीलिए वहाँ वृद्धि बहुत कम है। इस स्थिति में केन्या का पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। भारत का पिरामिड देखो किस प्रकार बना है। ये तो थोड़ा लग भी रहा है कि त्रिभुजाकार ऐसे करके बन रहा है, ठीक है, लेकिन भारत का इतना, देखो भारत का ये इस तरीके से बना है, सबका अलग अलग आ रहा है। जिस देश में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। हमारे भारत में युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षित अधिक है। इसका अध्ययन मजबूत और वर्धमान बढ़ती जा रही है। देखो एक ये बन रहा है ऐसे ऐसे, तो सब ये जापान का पिरामिड है। जापान जैसे देशों का आधा पिरामिड संकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु में पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी, सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। हमारे पास युवा जनसंख्या, लेकिन हम उसका यूज़ किस प्रकार कर रहे हैं? अगर हम उसका, क्योंकि हम एक दिन वृद्ध भी हो जाएंगे, मतलब युवा जनसंख्या जो है एक दिन वृद्ध भी होगी, और तो तब कितना बर्डन पड़ेगा। इसलिए हमें जितना यूज़ करना है, मतलब युवा जनसंख्या का, उतना हमको उसको कार्यशील बनाते रहना है। तो ये हो गया ख़त्म चैप्टर। वो वीडियो ज़रूर देख लेना आप। बाकी मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो थैंक यू सो मच, मिलता है।